पर वह उसका भी हो सकता था, और उस दूसरी, उससे कुछ पक्की उम्र की औरत का भी। नई बन रही बस्ती में सभी नए थे, वे भी जो वहां अपने घरों की नींवें खुदवा रहे थे, और वे भी जो ईंटें और चूना ढोकर दीवारें खड़े कर रहे थे। सो नीम के पेड़ों के नीचे बनी हुई उसकी चाय की झुग्गी न जाने पेड़ों की आयु की थी, या हाल में ही खुद ही नीमों की आयु थी। लोगों को केवल यह मालूम था कि उसका नाम मूर्ति है, और उसकी झुग्गी में सवेरे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मजदूरों की छुट्टी होने के समय तक, गरम दालचीनी वाली चाय मिलती है। वह वह अक्सर मोटी मलमल की लाल धोती बांधे रहती थी, और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी हुई वह भी चूल्हे की आग जैसी मालूम होती थी। वह दूसरी, उससे पक्की आयु वाली, जब धूप चढ़ती तब बच्चे को खिलाती हुई बाहर नीम के पेड़ों के नीचे बैठी हुई दिखाई देती, और जब शाम की ठंड उतरने लगती तब बच्चे को आंचल में लपेटकर वह झुग्गी के भीतर जाती हुई दिखाई देती। चाहे सिर्फ वह मूर्ति बनाती और बांटती दिखाई देती थी। राजबक्सी के घर की छतें जड़ जब पड़ चुकी, तब तक दिनों के लिए काम थम गया, पर बक्सी साहब इन दिनों भी नियम से आते थे और चौकीदार को भेजकर चाय वाली झुग्गी से चाय मंगवाते थे, तथा कुछ देर वहां अकेले कुर्सी पर बैठे रहते थे। एक दिन वे कुछ देर से आए बन रहे मकानों के चौकीदार अपनी अपनी झुग्गी में आग जलाकर कुछ पका रहे थे, और मूर्ति की झुग्गी में चाय के बर्तन मांजे धोए जा रहे थे कि चौकीदार को चाय लाने के लिए भेजा। मूर्ति ने नए सिरे से चाय का पानी रखा। चौकीदार शायद उनके लिए सिगरेट लेने चला गया था। मूर्ति ने चाय बनाकर उसका इंतजार किया, फिर स्वयं जाकर बक्सी साहब को चाय दे दी। नीम के पेड़ों से झड़े हुए पत्ते जमीन पर कुछ इस तरह हिल रहे थे जैसे मिट्टी को टटोल टटोल कर अपनी जड़ें खोज रहे थे। राजबक्सी ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मूर्ति की ओर देखा था, पर फिर आंखें परे कर ली थी। फिर भी आंखों में से कुछ उतरकर अभी तक मूर्ति के मुंह पर हिल रहा था। वे चाय पी रहे थे। मूर्ति परे कुछ दूर पर संध्या के सिमटते हुए उजाले की तरह खड़ी रही। मूर्ति अचानक उसकी आवाज ऐसे आई जैसे हवा के एक झोंके से नीम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते झड़ पड़े हों। जी, न जाने क्यों मूर्ति को लगा जैसे उसकी आवाज पीपल के पत्ते की तरह कांप गई। शायद उन तक पहुंची भी नहीं थी। होठों में काफी कांप गई थी। तुम यहाँ कब आई, किस तरह? मूर्ति ने परे शून्य में देखा, परे वहां तक जो आंखों की पहुंच से बाहर था। फिर कहा, काफिले के साथ जब सारे लोग आए थे। राजबक्सी ने
नजर भरकर उसकी ओर देखा। वो धूली के इस समय में वह कांसे की मूर्ति की भांति अचल खड़ी लगती थी। उन्हें ख्याल आया, पिछले वर्ष इस धरती का विभाजन एक और गिरजनवी की तरह आया था, जिसने न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी थी, और यह एक मूर्ति न जाने किस मंदिर में से उठाकर यहाँ एक झुग्गी में लाकर रख दी। पर साथ ही राजबक्सी को डूबते हुए सूरज की लाली जैसा एक तीखा सा एहसास हुआ कि लोग सदा अपने घर बार, रोजगार और रहन सहन जैसी हैसियतों से ही पहचाने जाते। ये सब चीजें जब उनके पास से खो जाए, उनके चेहरे भी खो जाते हैं। पिछले बरस उन्होंने कई कैंप और काफिले देखे थे। अपनी अपनी हैसियत के बिना लोगों के अपने चेहरे भी खोए हुए थे। जब कुछ एक मुट्ठी में गलकर एक जैसा हो गया, जान पड़ता था चेहरे भी, आवाजें भी, ख्याल भी। पर यह मूर्ति किस तरह साबुत की साबुत। राजबक्सी को मूर्ति के घर बार या उसकी हैसियत का पता नहीं था, पर एक गहरा सा एहसास था, वह जो भी थी वही है। उसकी किसी मंदिर या महल में रहने वाली अदा यहाँ इस झुग्गी में भी है। मूर्ति उसी तरह एक दूरी पर खड़ी हुई थी, चाय का प्याला उसी तरह राजबक्सी के हाथों में थमा हुआ। शायद वह खाली प्याला लेने के लिए खड़ी हुई थी, पर पांवों के आगे बिछी हुई खामोशी को न वह तोड़ सकती थी, न। फिर अचानक खामोशी टूट गई। चौकीदार के पैरों की आवाज ने तोड़ दी। राजबक्सी ने खाली प्याला चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार से मूर्ति ने ले लिया और पीछे झुग्गी की ओर मुड़ी मूर्ति को चौकीदार ने जब 2 आने दिए तो वे चीनी की प्लेट में इस तरह छनके जैसे 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी से कुछ और कंकड़ गिरा हो। राजबक्सी अगले दिन भी आए, उससे अगले दिन भी, पर उन्होंने स्वयं झुग्गी के पास जाकर चाय मांगी, पी और 2 टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी फिर एक साबुत टुकड़ा मालूम होने लगी। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो खामोशी के बदन में लहू की नसों की तरह चलाती या चलती, और उनके कारण वह चुप, बड़े जीती जागती मालूम पड़ती है। एक दिन चाय बनाते समय मूर्ति के पास खेलते हुए बच्चे की आवाज भी ऐसी ही थी, यह बच्चा मेरा है। यह सवाल और जवाब भी लहू की तरह, हरकत की तरह थे। ठंडी खामोशी कुछ तपते हुए रंग को हो गई। वह राजबक्सी ने अंदर झुकी में बैठी हुई दूसरी औरत की ओर देखा। जवाब में मूर्ति ने पहले बच्चे से कहा, जा अंदर अपनी माँ के पास जा। फिर बक्से साहब से कहा, वह मेरे बच्चे की माँ। खामोशी जैसे जोर जोर से धड़कने लगी। अगले ही दिन राजबक्सी के कानों में मूर्ति की आवाज पत्तों की शां शां की तरह चलती रही। उन्होंने उसकी झुकी से रोज चाय, पर फिर कुछ पूछा नहीं। मूर्ति के शब्द सीधे थे, यह मेरा बच्चा है, वह मेरे बच्चे की माँ है।
पर अर्थ सिर्फ पत्तों की शां शां से जैसे थे, पकड़ में नहीं आते थे। ये नई बन रही बस्ती शहर से 8 मील दूर थी, जिसके आसपास अभी कोई मंडी या बाजार नहीं बना था। शहर से इस बस्ती तक बस चलती थी, पर दिन भर शायद 3 बार। यह बस न मिलने पर 8 मील पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसी रास्ते पर एक दिन राजबक्सी ने मूर्ति को शहर से बस्ती की ओर आते हुए देखा। मूर्ति के दोनों हाथों में कुछ पोटलियां थी। राजबक्सी ने अपनी गाड़ी रोक ली। बस 2 मिनट का फर्क पड़ गया, बस निकल गई। मूर्ति ने गाड़ी में पोटलियां रखते हुए कहा, चाय की पत्ती, चीनी और लटरम सतरम लेने के लिए कभी कभी शहर जाना पड़ता है। राजबक्सी ने गाड़ी पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे गियर में डालते हुए धीरे से कहा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्या? संध्या समय की इटलाती हवा की भांति मूर्ति हंस दी, बोली, कुछ नहीं। मूर्ति तुम्हारे बच्चे का बाप? राजबक्सी के मुंह से अधूरा सा वाक्य निकला, जो उन्हें कुछ गलत सा भी लगा। फिर उसी वाक्य को कुछ ठीक करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा आदमी वही फसादों के दिनों में? हाँ, बलाइयों से मार दिया। अगली खामोशी में फिर उस दिन वाले मूर्ति के शब्द राजबक्सी के कानों में शां शां करने लगे। कुछ देर बाद कह सके, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी मूर्ति ने पूछा, पर आवाज में फिक्र जैसा कुछ नहीं था। वह दूसरी औरत, उसका नाम रुक्मणी है। वह मेरी रुक्की बहन है। यह बच्चा उसका है। हाँ, तुम्हारा नहीं, मेरा भी। राजबक्सी हंस पड़े। ज्यादा किसका है? ज्यादा उसका है। मूर्ति भी हंसी पड़ी। राजबक्सी एक पल की खामोशी के बाद गंभीर स्वर में कहने लगे, असल में तुम्हें दोनों में एक को औरत होना चाहिए था, एक को मर्द। हाँ, पर तुम्हारी जगह यह ख्याल रब को आना चाहिए था। मूर्ति ने कहा। जो राजबक्सी ने कुछ चौंकर मूर्ति की ओर देखा, फिर कहने लगे, तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या? एक दिन मेरे ठेकेदार का मुंशी किसी से कह रहा था, क्या कि तुम्हें फिर से ब्याह करने में कोई ऐतराज नहीं? अगर राजबक्सी इस अगर के आगे कुछ नहीं कह सके। मूर्ति ने ही कहा, लोग ठीक कहते हैं। मैंने ही कहा था, अगर कोई मेरे और रुक्की दोनों के साथ ब्याह करे, मैं कर सकती हूँ। अजीब शर्त है। नहीं, अजीब नहीं। मूर्ति सामने खाली सड़क की ओर देखती रही, फिर कहने लगी, साहब, अभी तुमने कहा था हम दोनों में, मुझ में और रुक्की में एक औरत होनी चाहिए था, एक को मर्द। यह सच बात कही थी। मुझे रुक्की जैसा मर्द चाहिए था। इस वक्त तो तुम उसके लिए काम करती हो, कमाती हो, मर्द की तरह। मैं ऐसे ही ठीक हूं। पर वह बात, आखिर मैं दर्द नहीं, मर्द की जगह हूं, मर्द की तरह। राजबक्सी ने सोचा नहीं था कि वे मूर्ति से बातें करके इस तरह आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वे हंस से दिए, मानो हंसी से आश्चर्य को ढक रहे हो।
मूर्ति ने ही कहा, असल में मर्द न उसे मिला न मुझे, उसका आदमी भी फसादों के दिनों में वही जिसे बलाइयों में ने मार दिया। मूर्ति राजबक्सी झड़ते हुए पत्तों वाली टहनी की तरह खाली खाली से मूर्ति की ओर देखने लगे। फिर कहने लगे, वह आदमी तुम्हारा भी उसका भी, यह बच्चा तुम्हारा भी उसका भी। हाँ साहब। मूर्ति हंस पड़ी। रब एक बात पर चुक गया तो फिर चुकता ही गया। राजबक्सी ने गाड़ी की चाल को हल्का किया, कहा, बस्ती आने वाली है मूर्ति, अगर तुम्हें ऐतराज न हो तो मैं यहाँ कुछ देर गाड़ी रोक दूं। मूर्ति की खामोशी बख्शी साहब ने ज्यादा मूर्ति को अजीब लगी। कहने लगी, हाँ साहब, मैंने सुना है तुम अच्छे आदमी हो। और क्या सुना है? राजबक्सी गाड़ी रोककर पूछने लगे। और यह कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है, बच्चे की माँ भी नहीं। राजबक्सी हंसने लगे। हाँ, कोई भी नहीं। कहा सुना था, तुम्हारे ठेकेदार चौकीदार सब मेरे पास चाय पीने आते हैं। वे ये बातें भी करते हैं, सिर्फ उस दिन कर रहे थे जिस दिन तुम्हारे मकान की नींव रखी गई थी। तुमने उस दिन न हवन किया न मोतीचूर के लड्डू बांटे। वे सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, सिर्फ सोचते हैं तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए तुम्हें मकान की खुशी नहीं। राजबक्सी बहुत देर तक चुप रहे। लगा उनमें और मूर्ति में बात करने वाली सड़क टूट गई, पर यह सड़क शायद वह थी जो राजबक्सी की अपनी जिंदगी की ओर मुड़ती थी। वे उधर से लटककर पलटकर उस दूसरी सड़क की ओर देखने लगे जो मूर्ति की जिंदगी की ओर जाती थी। कहने लगे, अच्छा मूर्ति, वह दूसरी औरत रुक्की मर्द नहीं थी, इसलिए तुम्हें किसी और से ब्याह करना पड़ा। हाँ साहब। मूर्ति हंस सी पड़ी। उसकी मेरी किस्मत एक ही थी, इसलिए हमारा ब्याह भी एक ही जने के साथ हुआ, हमारा दोनों का बच्चा भी एक ही। बाहर कुछ बुद्दाबांदी होने लगी थी। राजबक्सी ने धुंधले से हो रहे विंडस्क्रीन की ओर देखा और वाइपर चलाया और कहने लगे, दोनों का ब्याह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? और तन और मन में कितना सा फर्क होता साहब। बस यह समझ लो कि मन सिर्फ उनका था, मेरा नहीं था, मेरा सिर्फ तन था। शायद हूं, जैसा कुछ राजबक्सी ने कहा। फिर कितनी ही देर चुप रहे। अचानक बोले, उस समय एक आदमी से ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी, यह जरूरत थी, पर अब क्यों? अब भी जरूरत है? वह नहीं, पर जरूरत है। वह जरूरत कैसी थी? वह जरूरत सिर्फ पैसे की थी। वह आदमी बहुत अमीर था, उसके कई भट्ठे थे और लोग कहते थे कि उसके भट्ठों में मिट्टी की ईंटें नहीं, सोने की ईंट पकती है। फिर उसकी पहली औरत रुकी थी। नहीं, पहली नहीं, पहली मर गई थी शायद। उसने उसे निकाल दिया था। मैंने उसे नहीं देखा, पर सुना था कि वह सुंदर नहीं थी, इसलिए मर गई। राजबक्सी ने हंसकर कहा। हाँ साहब, किसी को दुत्कारते रहो, वह मरे जैसा हो जाता है, कभी मर भी जाता है। फिर उसने रुक्की से ब्याह कर लिया। रुक्की अपने दिनों बहुत सुंदर थी, पर कई बरस बीत गए, रुक्की को बच्चा नहीं हुआ। हाँ साहब, लोग कहते थे
कि भट्ठों वालों की पहली का शाप लगा था। कहते थे जब पहली मरी थी तो उसे बच्चों की उम्मीद थी, पर इस आदमी ने एक दिन उसे अपना एक दिन उसे इतना मारा कि वह भी उसका बच्चा भी। मूर्ति पुरानी बात याद करके भी कांप सी गई। सो उसने बच्चों की खातिर तुमने ब्याह किया? हाँ साहब, बच्चों की खातिर। मेरे माँ बाप से उसने मुझे एक तरह से मोल खरीदा था और आखिर यह सांप टूट गया। नहीं, हाँ। मुट्ठी की आवाज कांप गई। फिर वह कांपती हुई आवाज को संभालते हुए बोली, पर साहब, तुम यह सब बात क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों बताऊं? राजबक्सी एकटक मूर्ति के मुख को ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें 6 महीने से देख रहा हूं। न जाने क्यों मैं यहाँ रोज सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद शायद राजबक्सी का दाहिना हाथ खड़ी हुई और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर था। उन्होंने बायां हाथ मूर्ति के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकता हूं? साहब, तुम? मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज में उतनी नहीं थी। फिर धीरे से कहने लगी कि अपने ऊपर जोर होता है, पर सपनों पर नहीं। मैंने 3 बार सवेरे उठकर अपने आप को झिड़का है। मुझे 3 रात साहब तुम्हारा सपना आता रहा। मुझे साहब नहीं, कुछ और कहो। मूर्ति चुप रही। अच्छा, यह बताओ कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि तुम मेरे लिए भी वही शर्त लगाओगे तो वही रुकी वाला? हाँ। राजबक्सी ने मूर्ति के कंधे से हाथ हटा लिया और उसी स्टीयरिंग व्हील पर रखा लिया। बाहर बूंदें तेज हो गई। विंड स्क्रीन पर धुंध गहरी होती जाती थी, पर वाइपर पूरे जोर से धुंध को पुछता जा रहा था। साहब, बक्सी साहब, यह बात पक्की है कि जहां मैं रहूंगी वहीं रुकी। जिस हाल में रहूंगी उसी हाल में वह मूर्ति कह रही थी। बक्सी साहब ने बात काटी, इससे मुझे कोई इनकार नहीं, पर पूरे सुख में, पूरे आराम में रहोगी। मूर्ति हंस सी पड़ी। किस तरह? बक्सी साहब को मूर्ति का किस तरह अर्थहीन सा लगा, पर कहने लगी, पूरी इज्जत के साथ, आराम के साथ, घर की माँ की तरह, बहन की तरह। मूर्ति ने सामने विंडो स्क्रीन की ओर देखा। वाइपर चल रहा था। फिर भी हथेली से उसकी धुंध को पोंछते हुए बोली, बस यही बात है बक्सी साहब। तुम चाहे कितने ही अमीर हो, वह घर में माँ की तरह रहेगी तो माँ नहीं होगी। सिर्फ माँ की तरह होगी, बहन नहीं होगी। बहन की तरह होगी। यह तरह बहुत दिनों नहीं चलती। राजबक्सी को लगा इस वक्त शायद मूर्ति के कंधे को उनके हाथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके हाथ को मूर्ति के कंधे की जरूरत थी। मूर्ति कहने लगी, पर जब कोई औरत किसी की बीवी होती है, वह बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, जब बक्सी ने दलील मान ली और कहा, तुम्हें जिंदगी में पहली बार भी जो कुछ मिला उसके साथ बांटना पड़ा। अब दूसरी बार तुम जानबूझकर, यह किसी भी औरत के लिए स्वाभाविक नहीं होता। नहीं ना? नहीं, पर उसने जो कुछ मेरे साथ बांटा है वह भी स्वाभाविक नहीं था।
वह मजबूरी थी। सौतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है, मैं उसके बात नहीं करती। फिर मूर्ति कितनी देर चुप रही, जैसे कुछ बताने या न बताने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार उसने गहरी निगाह से बख्शी साहब के मुंह की ओर देखा। लगा उनके मुख पर कुछ ऐसा सच था जो उसने पहले किसी मर्द के मुंह पर नहीं देखा था। सोच लिया कि उसका अपना सच चाहे कैसा ही था, पर सच के बदले सिर्फ सच देना है। कहने लगी, मेरे लिए भट्ठों वाले की मांग बहुत दिनों से थी। माँ बाप गरीब थे, पर इतने नहीं कि मुझे बिना बेचे बिना उनका काम न चलता। जो जवान लड़का मुझे अच्छा लगता था, उससे उसने मुझसे ब्याह करने का इकरार कर रखा था। गरीब था पर जवान था। मुट्टी ने कड़वी सी हंसी का एक फूट पी लिया। कहने लगी, उससे ही मुझे दिन चढ़ गए। राजबक्सी चुप थे। मुट्टी सी भी चुप सी हो गई। फिर कहने लगी, यह हमारी औरत जवान समझ गए हो ना? राजबक्सी ने हाँ में सिर हिलाया। मुट्टी कहने लगी कि जब उसे पता चला कि वह विवाह करने से मुकर गया, सो किसी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए मेरे माँ बाप से कह दिया कि मैं भट्ठों वाले से ब्याह करूंगी। सो यह भट्ठे वाले का ही नहीं है। तुमने कहा था कि आखिरकार उसका सांप टूट गया, तो मेरे मुंह से निकला था नहीं। फिर हाँ ही कहा था, पर पहले सच ही मुंह से निकला था। इस बात का रुकी को पता है क्या? सिर्फ उसे ही पता है और किसी को नहीं। पर उसने राजबक्सी सोचने लगा कि रुक्की का उस समय मूर्ति से जो रिश्ता था, उसका मूर्ति को हर तरह से बचाए रखना सचमुच स्वाभाविक नहीं था। मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने मन की पूरी नफरत के साथ जन्मा था, पर रुकी ने मन के पूरे प्यार से इसे पाला है। उस समय तक रुक्की को कुछ पता नहीं था, वह भीतर से अच्छे मन की है। वह अपने तन की हसरत मेरे तन में से मूर्ति की आवाज बाहर दूर तक बरसती हुई बूंदों में जैसे भीग गई। फिर वह कमीना जिसका यह बच्चा था और भी कमीनेपन पर उतर आया। मुझे धमकाकर उसने 2 बार मुझसे 500 रुपए लिए। मैंने तंग आकर सोचा कि मैं भी मर जाऊं और उसके बच्चे को भी जीता न रहने दूं। उसकी धमकी आई। मैं पागल सी हो गई। एक दिन बच्चे को उठाया आधी रात के वक्त और बाहर कुएं की ओर चल दी। बच्चा रुकी के पास सोया करता था। मैंने उसे सोते हुए उठाया था, सो रुकी जाग गई थी। मुझे तब पता चला जब वह भी मेरे पीछे पीछे कुएं की ओर दौड़ती हुई आई। वहां मैंने अपने मुंह से सब कुछ बता दिया, पर वह अपने बाप की बेटी मुझे अपने गले से लगाकर वापस लौटा आई। उसने उस आदमी को कुछ नहीं बताया। उस भट्ठे वाले को राजबक्सी हैरान थे। बिल्कुल नहीं, उसे सचमुच ही बच्चे को मुंह हो गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने सबकी चोरी से उसे बुलावा भेजा जो मुझे आए दिन धमकाता था। उससे कहने लगी कि भट्ठों वाले को सब कुछ मालूम है, सो धमकी का कोई फायदा नहीं। उल्टे भट्ठों वाले ने उसे मरवाने का बंदोबस्त किया हुआ है। सो अगर वह जान की सलामती चाहता है तो फिर कभी इस गांव से न गुजरे।
राजबक्सी की आंखों में पानी सा भर आया। उन्होंने झुग्गी के हल्के अंधेरे में बैठी हुई रुकी को दूर से देखा हुआ था, पर आंखों में उसकी पहचान नहीं थी। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा। लगा मूर्ति के मुंह पर जो एक लौ है, वह केवल उसकी जवानी की नहीं है, वह उस रुकी की भी है जिसे उन्होंने देखा नहीं था। मूर्ति कह रही थी, यह बच्चा तो सचमुच में उसका है, मेरा तो यूं ही एक बहाना है। राजबक्सी की हथेली मूर्ति के कंधे पर बस सी गई। मूर्ति कहने लगी, मुझे पता है मेरी उम्र छोटी है, इसलिए सब मेरी तरफ ताकते हैं, पर अब जो हक उसे नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं लूंगी। राजबक्सी बहुत देर तक चुप रहे, फिर हथेली से मूर्ति का मुंह अपनी ओर मुड़कर अपने सामने करके कहने लगे, तुम्हें भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है, मुझे भी जिंदगी का एक कर्ज चुकाना है। मूर्ति चुप पूरे ध्यान से उनकी ओर देखती रही। राजबक्सी एक गहरा श्वास लेकर कहने लगे, मुझे अपने सगे भाई का कर्ज चुकाना है। मेरी भाभी ने मुझे हो अच्छी तरह होश भी नहीं था जब मेरे साथ संबंध जोड़ लिया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ नहीं समझा था, बस शरीर जलता रहा और मैं दिन दिन बुझता बुझता रहा। मूर्ति को जाने समझ सकी या नहीं, राजबक्सी ने ध्यान से उसकी ओर देखा, फिर कहा, जिसको जिस साल विवाह हुआ उसे उसी साल कोई रोग हो गया। यह बात मुझे वर्षों बाद मालूम हुई, पर उसे तब से यह पता था कि उसने बच्चे की आस छोड़ दी थी। बहुत छोटे घर से आई थी, सब कुछ अपने पास रखने के लिए सोचती थी। मैं भी उसके बस में रहूं। मैं कई बरस तक एक रुकी हुई घड़ी से वक्त देखता रहा। मैंने समझा नहीं, भाई का दुख भी देखा, लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे अपने भाई का बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। मूर्ति जो रोज कांसे की मूर्ति के समान दिखाई देती थी, हाड़ मास की औरत की तरह कांप उठी। राजबक्सी कह रहे थे कि अब उससे कोई वास्ता नहीं है, पर मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरसा लौटा कर नहीं दे सकता, पर आगे से क्या? मूर्ति के होठ धीरे से हिले। मेह की बौछार से चारों ओर धुंध फैली हुई। राजबक्सी गाड़ी के अंदर वाले हल्के से उजाले में मूर्ति के मुख की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, आओ मूर्ति, हम अपने अपने कर्ज उतार दें। तुम? मूर्ति उनकी ओर देखकर कुछ हैरान सी अपनी ओर देखने लगी, जैसे अपने आप को उनकी आंखों से देख रही हो। राजबक्सी ने हाँ में सिर हिलाया। मूर्ति को शायद अभी इस हाँ एक बार जरूरत थी, मुंह से निकला और रुकी भी। राजबक्सी ने मूर्ति के माथे के पास सिर झुकाकर उसके माथे को ऐसे चुमा कि मूर्ति को लगा उनकी हाँ उसके विश्वास जितनी हो गई थी। यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाता है और आपको यह मालूम हो कि अपना अपना कर्ज अमृता प्रीतम की पंजाबी में लिखी हुई कथा है। और अमृता प्रीतम के बारे में थोड़ा सा जान ले कि पंजाबी साहित्य की
प्रतिभा संपन्न लेखिका अमृता प्रीतम केवल पंजाब की नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की मूल्य धरोहर या निधि है। पंजाब के इस प्रसिद्ध कहानीकार का जन्म 31 अगस्त 1919 ईस्वी को ज्ञानी करतार सिंह के घर गुजरावाड़ा में हुआ, जो स्वयं एक अच्छे लेखक थे और रंजीत नागरा नाम का मासिक पत्रिका पत्र निकालते थे। अमृता प्रीतम आजादी के उपरांत लाहौर आकर बस गई थी। अमृता के साहित्य में अगर निजा पीढ़ी या निजी नजदीकी पीड़ा अगर देखा जाए तो पुरुष प्रधान समाज में जो नारी की व्यथा है और साथ साथ विश्व या संसार का जो पीड़ा है वह दर्शन उनकी साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। और एक और खासियत है इनका कि यह पंजाबी साहित्य में पंजाबी मीरा भी कहा जाता है इन्हें। और नारी जाति की प्रवक्ता के रूप में यह प्रसिद्ध अमृता का साहित्य मानवता का साहित्य है। अमृता प्रीतम स्वयं एक नारी है, उसके बाद एक लेखिका है। नारी जो महसूस करती हैं उसे शब्द रूप देकर एक सजीव चित्रण के रूप में समाज के सामने अपनी समस्याओं को, जटिल समस्याओं को सरल भाषा और सरल स्वभाव में कह देना अमृता प्रीतम की यह खासियत है। औरत होने के साथ साथ औरत जाति की जो मजबूरियां हैं, जो मुश्किलें हैं, रुसवाइयां हैं, पुरुष प्रधान का भारत में जो दंश है उसकी बेवशी भली भांति वह समझती। और इसके साथ साथ एक काला गुलाब में वो लिखती हैं रचना में कि कभी मेरी छोटी उम्र में आयु में मुझे एहसास हुआ था कि मेरी मां ने अपने सारे रोष एकत्र कर मेरा बुत तराश दिया। मतलब उनकी मां की जो दंश था वह संपूर्ण दंश को संभाल कर पुरुष समाज में किस तरह से निर्वाह करना होता है, नारियों को किस किस दौर से गुजरना पड़ता है, एक दिन नहीं, हर दिन, हर समय, हर पल नारी को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। घर से लेकर बाहर तक, बाहर से लेकर घर तक ऐसे दंश है जो हर नारी की पीड़ाओं को अंदर अंदर खाया जाता है। और सबसे ज्यादा जो शोषण होता है नारियों का वो घर में ही प्रारंभ होता है। और उसी की माँ काला गुलाब में लिखती है कि उनकी माँ छोटी उम्र से ही इस बात को उन्हें एहसास था कि अभी एक नारी है, इसी वजह से उनका लालन पालन और खासकर
हिंदुस्तान का जब विभाजन हुआ था, तो जो जुल्म हुए थे उनके ऊपर विभाजन के दौरान, उनकी मां के ऊपर, वो जो महसूस करती थी वो सारी चीजें, औरत जाति की बात कर रहे हैं, मन की जो पीड़ा है उसको रूह में तलाश कर अमृता प्रीतम का वह लालन पालन करती। अमृता प्रीतम की कहानी अपना अपना कर्ज, यही विभाजन या विभाजन आधारित दुख दर्द देश पृष्ठभूमि पर उकेरा गया यह कथा है। पंजाब के साथ साथ ये संपूर्ण विभाजन की समस्या पर आधारित मानवता के दर्द की यह कहानी है। अब इसके साथ साथ एक विस्थापन और विभाजन, ऊपर से नारी जाति का पीड़ा, उसको बखूबी इन शब्दों के माध्यम से यथार्थपूर्ण ढंग से, यथार्थवादी ढंग से व्यक्त करती हुई इस कहानी में नजर आती। इस कहानी की जो पात्र है रुक्को और मूर्ति, दुख और दर्द, उनके संवेदनाओं को इस तरह से कचोटता है, इस तरह से कहानी में प्रेम, धोखा, बदला और मातृत्व का को दिखाया गया है। यह संपूर्ण कहानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत घूमते रहती है, जूझते रहती, मानवता के पत्तों की तरह अनेक कोणों में उद्घाटित किया गया है यह कहानी। और अमृता प्रीतम मनोभाव के दृष्टिकोण से कुशल चित्री है, मतलब चित्रण किया है, चितेरी है, मतलब चित्रण किया है, लेखन किया है, लिपिबद्ध किया है, शब्दबद्ध किया है, अब जो भी शब्द ले लें। उन्होंने पूरे समाज का या पूरे समाज की शल्य चिकित्सा करते हुए पुरुष के अहम को दबिश दी है। इस कहानी के माध्यम से एक नारी जाति की जो व्यथा है उसको निकालने का काम, उसको चिंगारी देने का काम, जो पुरुष प्रधान का दुर्दंश है या त्रासदी है, शोषण है, उसको दिखाने का काम इसके माध्यम से करते हैं। आप इसमें पात्रों को देखेंगे तो राजबख्शी साहब ने अपनी जो भारत, जो कहा जाता है कि भाभी माँ की तरह होती हैं, माँ का प्रतिबिंब ही होती हैं, उनके साथ भी संबंध स्थापित करते हैं राजबख्शी जी, संबंध स्थापित करते हैं। और लास्ट में यह भी कह रहे हैं कि दोनों अपना अपना कर्ज निर्वाह कर रहे हैं। ये कैसा संशय है भाई? यह संशय नहीं तो क्या है? यह संशय नहीं, वह एक मानवता नहीं, वहां पे एक शरीर का, शरीर से एक शरीर का भूख कह सकते हैं। क्योंकि आप गौर करेंगे कि कहीं पे भी मूर्ति का मन डगमगाया नहीं है इस कथा के माध्यम से। अब इस कथा में वह संवेदनाएं हैं जो एक नारी का दंश समझती, और ये भी यथार्थ सत्य है, कटु सत्य है कि आज नारी ही नारी का दुश्मन है। इसमें कोई सत्य ये छुटला नहीं सकता, मिथ्या नहीं है। नारी ही एक नारी का
विनाश का कारण बनती है। तो यह कहानी मूल रूप से आप कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नारी और पुरुष प्रधान देश का यह परंपरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेखन किया गया है। अब इस कथा के माध्यम से अमृता प्रीतम का जीवन भी अमूमन वैसा ही हुआ जैसा कि इसके दौरान, यानी कि इस कथा के दौरान बतलाया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से आप यही देख सकते हैं। इसके उपरांत हम अगली कहानी की ओर उन्मुख होंगे। अगली कथा के रूप में है जवाबी कार्ड। जवाबी कार्ड के अंतर्गत दीनानाथ नादिम, दीनानाथ नादिम की कथा जो है जवाबी कार्ड, जो कश्मीरी भाषा में लिखी हुई कथा है। जवाबी कार्ड दीनानाथ नादिम की कहानी पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जून दैद, जून दैद, क्यों दैद, अभी अंदर ही हो। अपने आने का समाचार देते हुए जमाल मीर घास पर बैठ गया। नस्वार की डिबिया अपने फटे फिरन की अंदर की जेब से निकाली और चुटकी में नस्वार लेकर अपने दांतों में मली। फिर अपने हाथ की छड़ी से वह मिट्टी पर कुछ चित्र आदि बनाने लगा। 15 मिनट पश्चात बाईं ओर गौशाला का द्वार खुलने की आवाज आई। जमाल मिल चौंक उठा कि पीछे पलटकर जून दैद को देखा। लगा मानो पूर्णिमा का चांद देख लिया हो। खुलकर हंस पड़ा। खुदा तुम्हारी सामत दूर करे। मैंने सोचा पता नहीं कौन सुबह सुबह आया है। तुमने आवाज बदल कर पुकारा। जुनदैद ने मुस्कुराते हुए कहा कि जुनदैद गांव की नानी, अधिकतर लोगों की माँ। जुनदैद आकर्षण व्यक्तित्व, बर्फ जैसे सफेद केश, मदिरा से भरे प्याले जैसे नयन, खड़ी सुंदर नासिका, लंबी बाहें, सफेद बर्फ जैसा पोतश पहने हुए, मानो कोई जंगल की रानी हो। क्यों दैट, दिन इतना चढ़ाया है और तुम्हारी अभी तक नींद ही नहीं टूटी। जमाल मीर ने नस्वार थूकते हुए कहा। जुनदैद ने उत्तर में कहा कि बदतमीज हो क्या? कहूं मेरी समझ में नहीं आता। तुम बातें करना कब सीखोगे? तुमने नहीं देखा कि मैं गौशाला से निकली? सोई कब थी? जमाल मिल कुछ लज्जित हुआ पर साहस करके बोला, नहीं दैद, वास्तव में यह गुल साहब के लिए है ना? जुनदैद के माथे पर बल पड़ गए। जमाल मिर बात को उस फेरन जैसा ही एक पोशाक जो साधारण या सफेद लट्ठे का बना होता है, फेरन के नीचे भी पहना जाता है और खाली भी, टाल गया। कुछ क्षणों तक दोनों धरती की ओर देखते रहे। अंततः जुनदैद बोली, यह भी सच है कि मुझे जो यह भी बद्री गाय को देखो क्या हुआ। न घास खाती है न चारा। प्रातः काल से इसके साथ लगी थी। इतने में भी लोग आ गए और
सभा जम गई। जून दैत कौन थी? निचले इलाके को कई लोग काव मालूम भी कहते हैं। कारण यह है कि इस क्षेत्र के कौवे आते जाते इधर उधर के किनारों पर रात व्यतीत करते हैं और कईयों ने घोंसले भी बनाए। आज भी संध्या के समय कौओं ने इतना कोलाहल मचा रखा था कि नदी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक ही बंदूक के चलने की आवाज सुनाई पड़ी थी और सभी कौवे कांव कांव करते किनारों से उड़ गए। यह गोली किसने चलाई? वह देखो, फौजी जवान चला आ रहा है। जरूर यह उसी की कारस्तानी होगी। सिर झुकाकर आसपास के फलदार वृक्षों पर बैठे कौवे सोचने लगे कि फौजी जवान हष्ट पुष्ट और चौड़ा सीना, फैले हुए गोल कंधे और सुंदर चाल ढाल वाला, जैसा कोई फिरंगी कप्तान हो। फिर वह बिना किसी भय के झूमता हुआ चला रहा। जैसे ही ऊपर गांव में पहुंचा, सारे बच्चों ने उसे घेर लिया। कोई उसकी टांगों से लिपट गया और कोई उसकी जेब को टटोलने लगा और कई उसके बंदूक को नाखूनों से खुरचने लगे। सब जोर जोर से चिल्ला उठे, गुल साहब, गुल साहब। जुनदैदी, गुल साहब आज आया, गुल साहब, हमारा कप्तान गुल साहब। यह गाते गाते बच्चों का यह जुलूस जुनदैद के बरामदे तक पहुंच गया। जोर से दरवाजा खोलकर जुनदैद बाहर निकली। आंखों में विचित्र चमक और मुख पर बनावटी गंभीरता लिए हुए कहने लगी, गुल चाप कप्तान, मुर्गा चाप। ऐसे मूर्ख जब कप्तान बनते हैं तब, मगर इस क्षण दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले में बाहें डालते हुए गुल साहब और जून दैद का क्या संबंध था, यह भी किसी को मालूम नहीं था। यह भी ऐसी ही बात थी कि कुछ लोग कहते थे कि जून दैद की भांजी की बेटी का पुत्र था और कुछ लोग कहते थे कि यह उसका पोता है। परंतु अधिक लोगों का यही विचार था कि यह बच्चा जून दैदी के मखदूम साहब की सीढ़ियों पर मिला था। खैर, इनमें क्या संबंध था, हमें उससे क्या लेना। परंतु यह बात सभी जानते हैं कि जून दैद के प्राण इसी गुल साहब में है। जब से गुल साहब मलेशिया फौज में भर्ती हुआ था, तब से उसका नाम उसके होठों से उतरता ही नहीं था। एक बात तो गुल साहब, दूसरी बात तो गुल साहब। सुनो वाशा, आज गुल्ला ने चिट्ठी लिखी है कि उसके एक दिन में 17 काबालियों को मार दिया। सुन माली, तुमसे क्या बताऊं, गुल साहब की बुलाए लू। गुल साहब ने जो जवाबी कार्ड लिखा है, मानो कागज पर मोती जड़े हो। अरे जमाल मीर, आज हमारी 10 पुश्तों की मेहनत लंग लाई कि गुल साहब जैसा सपूत हमारे यहाँ पैदा हुआ। इस समय पूरे कश्मीर की रक्षा कर रहा है। जिस दिन गुल साहब युद्ध क्षेत्र की ओर वापस गया, पूरे गांव में चहल पहल थी। सबने सुबह सवेरे ही चूल्हे जलाए थे और सूरज निकलने तक
सभी पुरुष तथा महिलाएं, बूढ़े जवान जून दैत के चबूतरे पर एकत्र हो गए थे। कुछ प्रसाद लेकर आए थे और कुछ ताबीज लेकर। कुछ गांव वालियां अंचल में अचार और चटनी बांध ले आई थी। बहुत से लोग तो सूखी हुई सब्जी आदि ले आए थे। ज्यों ही जून जून जैद ने दरवाजा खोला, धक्का पेल शुरू हो गया, मतलब भीड़ भड़क काफी हो गया। यह लोग यह जानते थे कि सबसे पहले अपनी भेंट प्रस्तुत करूं। यह लो जून दैदी, यह साग है, यह सलजम है, यह रहती गवालिन ने लजाते हुए कहा, मैंने गुल साहब के लिए अब तक संभाल रखे थे। यह लो हसनपुर की बाड़ी का साग है और यह सूखी करम। रमजान बेगारी ने कहा, गुल साहब को कहना कि यह शहर में नहीं मिलता है। यह लो अचार का डब्बा, यह करम साग का बना हुआ है। गुल साहब कहाँ है? वास पंडित ने धीमे स्वर से पूछा। जूनदैद गुल साहब को बुलाए। वह नाले पर मुंह धोने गया है, आता ही होगा। तुम्हें क्या देर हो रही है? जुनदैद ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, कंठ ऋषि के यहाँ में से मैं एक रक्षा सूत्र लाया था, सोचा था खुद ही गले में पहनाऊं। वास पंडित ने माथे पर बल डालते हुए कहा। इस बीच गुल साहब भी नदी से मुंह धोकर आ गया। ज्यों ही निकट पहुंचा, कई लोग गले मिले, कई चुमने लगे, कई उसके आसपास जमा हो गए। फिर जब वह वर्दी पहनकर बंदूक लिए हुए निकला तो सभी लोगों के सीने खुशी से फूल गए। सभी लोगों ने उसे दुआएं दी। उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए उसके पीछे पीछे 4 मील तक गांव से बाहर साथ आए। जब वह सायेदार वृक्षों से निकलकर आंखों से ओझल हुआ, तब लोग वापस लौटे। आज सुबह सवेरे ही आसमान पर बादल थे। सूरज निकलने पर पूरा आकाश बादलों से इतना घिर गया कि पहाड़ की चोटियों से लेकर नीचे तक सब का सब ढक गया। भयंकर तेज बिजलियां चमकने लगी। लगता था कि कहीं कहीं वर्षा जमा कर रहा है। साधारण ऐसे दिन लोग के प्राय घरों में ही बैठते थे, परंतु आज सभी नाले के किनारे पुलिया के निकट टोलियों में बैठे कानाफूसी कर रहे थे। सभी पुरुष भयभीत थे। पुरुषों की टोली से थोड़ी दूर महिलाएं झुंड बैठी अंदर ही अंदर शोक व्यक्त कर रही थी और पुरुष भी अत्यंत गंभीर दिखाई दे रहे थे। इसी बीच वास पंडित नंगे सिर गमछे के बिना मुठियां भींचे दौड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, हे करीम जुआ, यह मैंने क्या सुना? अफसोस, यह कौन सा गदर हुआ, जुल्म हुआ? जवान लड़खड़ाई। चुप चुप। मुंह पर हाथ रखकर करीम कुम्हार ने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, साहस से काम लो जून। कैद के बारे में सोचो, किस प्रकार यह अशुभ समाचार सुनाए, आखिर क्या हुआ? उसने कहा कि रोते रोते वास पंडितों ने पूछा, यह किसने चाहा? हमारे दुर्भाग्य ने कल जवार डाकिया आया था, उसने गुल साहब का कार्ड थमा दिया जो खाली था। जैसा यहां से जुनदैद ने भेजा था वैसा ही वापस लौटा। हाँ, वह शायद मोर्चे पर। इसके आगे करीम कुम्हार से बोला नहीं गया। एक एक कर सब लोग निर्जीव
से जून दैत के घर पहुंचे। जून दैत आज भी गाय को घास डालते गौशाला के अंदर गई थी। तुम पागल हो गई हो, सिर झुकाए क्यों बैठी हो? जब से वह महाज पर गया तब से तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। जून दैत गौशाला में गायों से बातें कर रही थी। इसी बीच बरामदे में लोगों के खांसने की आवाज सुनाई पड़ी। अंदर से ही पुकारा, कौन वास हो? इतनी जल्दी क्यों आए हो? गौशाला से निकलते हुए स्वयं से कहा। गुल्ला ने बद्री को भी बेकार कर। ओ हो, तुम लोगों को कोई आपत्ति आई है क्या? लोगों के झुंड को देखकर जून दैत हक्का बक्का हो गई। क्यों, क्या आप लोगों ने झगड़ा किया है? बोलते क्यों नहीं? सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया, कोई कुछ न कर सका। बोलो, गूंगे हो क्या? बात करो। जुनैद का रंग बदलने लगा। तुमको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? अंत में वास पंडित ने सिर झुकाया धीमे स्वर से कहा, जुनैद, कुर्बान जाऊं। इतना ही कहा कि चीख निकल गई। सब लोगों की हिचकियां बंद गई, आंसुओं की धाराओं में बहने लगी। सभी लोग भयभीत हो गए। जून दैत को कुछ महसूस होने लगा कि कुछ स्वयं से और कुछ दूसरों से भी बोली, मेरी गुल्ला ठीक है ना? वह क्या वह नहीं जानता कि कितने की आहुति देकर कितनों के बादल बदले? वास पंडित ने साहस बटोरकर कार्ड जून दैत को थमा दिया। यह जवाबी कार्ड कल पहुंचा, परंतु खाली है, मालूम नहीं क्यों। जून दैत जड़ होकर रह गई। तीर के समान छीना झपटी के कारण कार्ड मुड़ गया था। उसने धीरे धीरे उसे खोला और फिर उसको आगे पीछे देखने लगी। यहीं पे कहानी समाप्त हो गया। क्या लाइनों को मार्मिक लाइन दिए हैं। और ये कश्मीरी दीनानाथ नादिम जी की रचना है, जवाबी कार्ड। लेखक का परिचय की वार्तालाप करें तो दीनानाथ नादिम का जन्म सन 1916 को मार्च में श्रीनगर के अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनकी उम्र महज 8 साल की थी। उनके पिता शंकर लाल काल का देहांत हो गया था। मां ने ही उनका लालन पालन किया। वे पढ़े लिखे नहीं थे मगर समझदार बहुत थे। दीनानाथ नादिम शुरू में अंग्रेजी और उर्दू में कविताएं लिखा करते। कुछ रचनाएं उन्होंने हिंदी में भी लिखी है। जब 1948 में कश्मीर में रेडियो की स्थापना हुई तो दीनानाथ आदिम कश्मीरी भाषा को प्रोत्साहित करने के मकसद से अनेक प्रयोग किए। जवाबी कार्ड कश्मीरी भाषा की पहली कहानी मानी जाती है। पहले पोस्टकार्ड के साथ जवाबी कार्ड भी लगा होता था। चिट्ठी लिखने वाला उस पर कुछ नहीं लिखता, केवल अपना पता लिख देता था। पत्र वाले चिट्ठी पाते हैं, जवाबी कार्ड का जवाब लिखकर वापस भेज देता था। दीनानाथ नादिम मूलतः कवि हैं। उनकी रचनाओं में प्रगतिवादी तत्वों का समावेश है।
और रेडियो के स्थापना के बाद उन्होंने कश्मीरी भाषा का प्रोत्साहित करने को बहुत आगे आए और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहानी के जो मूल पात्र हैं वह गुल साहब हैं। कहानी में कश्मीर की स्थितियां स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है, मगर जाहिर है कि उन दिनों सीमा पर लड़ाई चल रही थी और कश्मीर की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी। ऐसे में सेना में भर्ती होने उनके गांव वालों का भरोसा बन गया कि कश्मीर की रक्षा करेंगे। इस कहानी के जरिए दीनानाथ ने संदेश देने की कोशिश यही किया है कि कश्मीरी समाज मुख्य रूप से मिलजुल कर रहने वाला है और एक दूसरे के साथ दुख में बराबर साझेदारी रहने वाला है। और वह मूलतः शांति प्रिय समाज है। इसी के बारे में लेखक यहाँ पे बात करते हैं कि कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जवाबी कार्ड युद्ध का वर्णन का चित्रण करते हुए कश्मीर की भाषा, उनकी शैली, उनकी पहनावा, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति को दिखाने का कार्य किया है और साथ ही साथ कश्मीर की सुरक्षा के हेतु नजर में रखते हुए गुल साहब सैनिक में भर्ती होते हैं और तब से यह सभी उनके समाज के लोग, आस पड़ोसी यह महसूस करते हैं कि अब हम सुरक्षित हैं। अब कश्मीर के समाज को दिखाने का भी प्रयत्न किए कि पूरे समाज यहाँ पर मिलजुल कर रहता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दानी साहब ने एक कश्मीरी समाज को दिखाने का काम किया है और सैनिक के बहाने, जवाबी कार्ड के बहाने वो पूरे कथा को रस डालते हैं। वो मूलतः कवि हैं, गद्यकार नहीं, वह कवि, यानी कविता लिखने में वह माहिर थे। अपनी भाषा को, कश्मीरी भाषा को बहुत आगे तक उनकी ले जाने की वह लालसा उनके मन में हमेशा से रही। इस कथा से यही इल्म होती है, जानकारी होती है। इसके बाद अंतिम कथा की ओर हम अग्रसर होते हैं कहानी पाठ के दौरान। अब अंतिम कहानी है 5 पत्र, हरि मोहन झा। इसकी जो मूल भाषा है मैथिली है। प्रीतम में आपकी लिखी 4 पंक्तियां 400 बार पढ़ चुका हूं, फिर भी तृप्ति नहीं मिली। आचार्य की परीक्षा निकट है, पर किताबों में मन जरा सा भी नहीं रमता। हर क्षण आपकी मोहनी मूरत आपके सामने नाचते रहती। राधा रानी, मन करता है कि आपका गांव वृंदावन हो जाए, जिसमें केवल आप
और मैं राधा कृष्ण की तरह अनंत काल तक रासलीला करता रहूं। लेकिन मेरे और आपके बीच आपके चाचा और पिता पंचक की तरह लगे हुए हैं। वे 2 महीने बाद मुझे होली में आने को लिखते हैं। 60 साल के बुढ़े, वे क्या जाने 60 दिन की विरह कैसा होता है। प्राणेश्वरी, आप एक जतन कीजिए। माघी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। उस दिन वह अपने अपनी माता श्री के साथ समझ सिमरिया घाट आ जाइए। मैं वहां पहुंचकर आपको ढूंढ लूंगा। हाँ, एक गुप्त बात लिख रहा हूं। जब अन्य स्त्रियां ग्रहण स्नान के लिए चली जाएं, आप किसी बहाने आवास पर ही रुक जाइए। मेरा एक दोस्त फोटो उतारना चाहता है। उसी से मैं आपको आपका फोटो उतरवाऊंगा। ध्यान रहे, यह बात कोई ना जान पाए, वरना आपके पिता चाचा कैसे हैं आपको पता ही है। हृदयश्वरी, मैंने आपकी फरमाइश वस्तु चंद्रहार खरीद रखी है। सिमरिया में मिलने पर चुपचाप दे दूंगा, पर कोई जान न पाए। मेरे पिता को पता चलेगा तो वह मुझे खर्च देना भी बंद कर देंगे। हाँ, इस पत्र का जवाब लौटती डाक से देंगी। इसलिए सर लिफाफे के। जी। सर आप ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? मुझे मिल नहीं रहा है सर, अगर पेज नंबर बताइए। ये 5 पत्र कथा है, मैथिली का 221 पृष्ठ संख्या है यह। वो तो सर सुन लिया मैंने कि कथा कौन सी है, लेकिन मिल नहीं रही सर। 5 पत्र। नहीं, 5 पत्र तो है सर ये। पेज नंबर 214 में स्टार्ट है। पेज संख्या आपका 222 है ना। पहला पत्र हमने अध्ययन कर लिया है, पाठ कर चुका हूँ। 214 पेज संख्या है इसका। और अमूमन ऐसे अगर आप चल भाष्य के माध्यम से अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो उसमें आपको दिखाई देगा 221 पेज संख्या के अंतर्गत। और अगर लैपटॉप के अनुसार या कंप्यूटर में देख रहे हो तो 221 पेज संख्या है। मिल गया आप लोगों को? देख रहा हूँ सर, एक्चुअली ब्लॉक के अकॉर्डिंग तो वो पेज 50-50 करके डिवाइड करे हुए हैं ना, उसमें पेज नंबर कुछ और होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ब्लॉक संख्या खंड 4 के अंतर्गत देखिए आप। हाँ, 4 तो खोला हुआ, पेज नंबर उसमें कौन सा है? पूरी बुक खुल नहीं रही है, एक्चुअली ओपन ही नहीं हो रही है, एरर आ रहा है ऐप पर। अ, अमूमन इसमें 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगभग। एक और न्यू सिरे से डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास समय हो तो। क्योंकि अगर आप देखेंगे और मैं यहाँ नहीं, कहानी पाठ करूंगा तो आप ज्यादा सब। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। आप कंटिन्यू करो सर, मैं देख लूंगा, कंटिन्यू जी करो। जी जी, धन्यवाद। अमूमन आप लोग को अगर सुविधा हो तो मैं इसमें भी साझा कर दूं क्या? इसमें साझा कर दूं क्या, ये जो पीडीएफ है? दिक्कत हो रही है आप लोगों की तो? हाँ, कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। हाँ। हम्म।
सर इसमें ये और बताइएगा, प्रश्न किस तरह से आएंगे और कैसे, मतलब उत्तर की प्रस्तुति हम कैसे दें जिससे अच्छे नंबर मिल बिल्कुल, सके। बिल्कुल आप लोग इस बारे में संशय न रखें कि इस बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, है ना। क्योंकि सर लास्ट क्लास है ना आज, फिर संपर्क नहीं हो पाएगा फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समय लग रहा है, थोड़ा एमबी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी समस्या है हमारे यहाँ, है ना। कोई बात नहीं, आप सर कंटिन्यू करिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। और सर ये कि जैसे आप भी सर इग्नू की उत्तर पुस्तिका जांच करते होंगे, आप आप अ, एक एग्जामिनर क्या चाहता है, अभ्यर्थी कैसे लिखे उत्तर, मतलब जिसमें वो बाध्य हो जाए अधिक से अधिक नंबर देने के लिए। स्कोरिंग नहीं होता एक्चुअली, लिटरेचर और हिंदी और मानविकी के विषय ये प्राय देखा और माना गया है कि स्कोरिंग नहीं है साइंस की तरह, तो हम इसको स्कोरिंग कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बारे में मैं बीच में अक्सर भी बातें करता हूँ। अगर अमूमन आप लोग ध्यान दें तो अक्सर मैं इस बारे में चर्चा करता हूँ, और खासकर क- कथा या रचना में कोई भी पढ़ा रहा हूँ, आप आए दिन देखते होंगे कि मैं अन्य अन्य रचनाकारों का भी बात को यहाँ पे रखता हूँ। कथा चल बिल्कुल रहा बिल्कुल होता सर, है। आपने जी। तो इसलिए जब भी आप प्रश्न का उत्तर दें, अमूमन यह मान के चले कि तुलनात्मक जितना करें आप, यह इस कथा के माध्यम से क्या कोई अन्य रचनाकार भी इस समक्ष या अन्य भाषा में रचना लेखन कर रहा है क्या, अब किस प्रकार कर रहा है, उसकी भाषा शैली क्या है, अब इसकी भाषा शैली क्या है, तो हम तुलना को कर रहे हैं, और दूसरे की भाषा शैली क्या है। इस प्रकार से तुलना अध्ययन आप करते हैं, तुलनात्मक रूप में उत्तर देते हैं, तो एक प्रभावशाली पड़ता है मूल्यांकन मान पर। बहरहाल इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि अभी इसमें मैं साझा कर चुका हूँ, उसमें बहुत अ, ये नेटवर्क की समस्या के कारण थोड़ा विलम्ब हो रहा है, अदरवाइज आपको मिल जाएगा, है ना। आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग मूल पाठ पर आते हैं। उसके उपरांत आगे बढ़ते हैं। खेद है, कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न होना लाजमी है ना। उसके उपरांत बढ़ते हैं कि बंद कर देंगे। हाँ, इस पत्र का जवाब लौटते डाक से देंगी, इसलिए लिफाफे के अंदर एक लिफाफा भेज रहा हूँ। पत्रोत्तर देने में एक भी विलम्ब नहीं करेंगी। मेरा एक एक क्षण पहाड़ की तरह बीत रहा है, आपकी प्रतीक्षा में आतुर, आप ही का कृष्ण। उसके उपरांत आते हैं, पूर्णश्चर चिट्ठी दूसरे को गिराने नहीं देंगी, अपने ही हाथों गिराएंगी। अंधेरा जीव ही हो आंचल में छिपा जाएंगी, और कोई आस पास न हो उसी समय लेटर बॉक्स में गिरा देंगी। हथुआ संस्कृत विद्यालय, बहरहाल। उसके उपरांत दूसरे पत्र के रूप में, प्रिय, बहुत दिनों बाद आपका पत्र पाकर बड़ी प्रशंसा हुई। आप लिख रही हैं कि बेटी अब तुषारी पूजा करेगी, और मैं 8 हाथ वाली एक साड़ी शीघ्र भी भेज दूंगा।
भगत अब स्कूल जा रहा है या नहीं, बाकी तो नहीं करता। आप लिख रही हैं कि छोटी बच्ची के भी दांत निकल रहे हैं, उसे वैद्य जी से दस्त की दवा मंगवा कर दे दीजिए। गांव में इस बार आपको भी बहुत कमजोर देखा। जीव आदि बनवाकर सेवन कीजिए। अभी यदि शरीर ठीक न हुआ तो अगले दिन ब दिन कमजोर हो जाएंगे। वहां रोजाना दूध दिया कीजिए, कम से कम पाव भर रोज पिया कीजिए। थोड़े दिनों के लिए मैं यहाँ, पर यहाँ घर की बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात यह कि विद्यालय से कुल मिलाकर 60 रुपए ही मिलते हैं। यहाँ 5 लोगों का गुजारा होना कठिन होगा। तीसरी बात यह है कि फिर बुढ़ी माँ के पास कौन रहेगा। इन्हीं सारी बातों पर विचार कर रहा हूँ। वैसे तो यहाँ आपके रहने से मुझे भी सुविधा होती। दोनों शाम पका पकाया भोजन समय पर मिल जाता। बंगट को भी पढ़ने में सुविधा होती। छोटे बेटा मन भी बहल जाता। पर क्या किया जाए, बड़ी बेटी होती और थोड़ी और बड़ी हो जाए तो उसे बुढ़ी की सेवा में रखकर कुछ दिनों के लिए आप यहाँ आ सकती हैं। पर अभी तो घर छोड़ना आपके लिए संभव नहीं है। मैं होली की छुट्टी में गांव आने का प्रयास करूंगा। नहीं आ पाया तो मनी ऑर्डर से रुपए भेज दूंगा। उसके बाद तीसरी, सुभाषिस्वाद। आपकी चिट्ठी पाकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। धान की उपज अच्छी नहीं हुई, फिर साल भर कैसे चलेगा। माँ के श्राद्ध में 500 रुपए का कर्ज हुआ था। उसका ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2 महीने बाद बंगट की परीक्षा भी है। लगभग 50 देने पड़ेंगे। पास हो गया तो नई किताबें खरीदने में 50 रुपए लग ही जाएंगे। मैं उसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने 1 महीने का वेतन अग्रिम ले लिया है, ऊपर 90 रुपए दोस्तों से उधार भी ले लिया है। ऐसी स्थिति में 62 रुपए मालगुजारी के ये कहाँ से भेजूं। संभव हो तो तंबाकू बेचकर पिछला बकाया चुका दीजिए। भोलवा ने खेत लिया है, उसे इस बार रबी फसल कैसी है। कोठी मिट्टी का बना बड़ा अन्न संग्रह, महीने भर के लिए चावल नहीं है। ऊपर से आप लिख रही हैं बेटी 2 महीने के लिए ससुराल से आना चाहती है। यह जानकर मैं गद्य विधुमुद हो गया हूँ। वह सद्य प्रस्तुति है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, देखभाल करना आपसे संभव है क्या। एक छोटी बेटी भी बड़ी होने लगी, उसके कन्यादान की भी चिंता है। पूरी रात यही सब सोचता रहता हूँ, पर अपने वश में है ही क्या। देखिए भगवान किस तरह मेरा पार लगाते हैं। उसके बाद अगली चिट्ठी, जलावन खत्म हो गए हो और उत्तरी सीमा वाले बगान का शीशम हटवा दीजिए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आता, पर अब तो भैंस भी सूख गई, आकर भी क्या करूंगा। आशीर्वाद। 2 महीने घनघोर बीमार था, इसलिए पत्र नहीं दे पाया। आप लिखती है कि बहू को लेकर कलकत्ता चला गया है। वैसे भी आजकल के बेटे बहू जैसे नालायक होते हैं, आपको पता ही है।
हम लोगों ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, किस तरह से बीए पास कराया, वह मैं ही जानता हूँ। उसी का प्रतिफल अब वह दे रहा है कि मैंने तो उसी दिन आपकी उसकी आशा छोड़ दी जिस दिन वह मेरे जीते जी मुझे छटवाने लगा था। सास के बहकावे में आकर शादी के वक्त की लड़ाई के रुपए उसने मुझे देखने तक नहीं दिया। यह जानता होगा कि बहू आते ही ऐसा करेगी तो मैं कभी गंगा के दक्षिण शादी नहीं करवाता। 1500 रुपए दहेज मैंने जो पाप किया है उसी का फल भोग रहा हूँ। उसमें से तो वह 15 आना भी नहीं बचा। फिर भी बेटा समझता है कि बाबूजी ने कहीं रुपया की कलसी जमीन में दबा रखी है, वह अब को नहीं देगा, न ही बहू आपकी बातों सुनेगी। उनके लिए उचित यह था कि आपके साथ रहकर रसोई पकाती, आपकी सेवा शुश्रूषा करती, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध भगत के साथ कलकत्ता चली गई। वहां भगत को 150 में अपना ही खर्चा चलाना कठिन होता होगा। पत्नी को कहाँ से खिलाएगा? हम लोगों ने तो 30 वर्षों में नहीं किया, वह इन द्विरागमन से 3 महीने के अंदर कर दिखाया। अस्तुतः क्या कीजिएगा? इस समय गदर 25 की उम्र है, मनुष्यता आएगी तो खुद ही सब कुछ दिखने लगेगा। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। विशेष क्या लिखूं? कुपुत्रो जायते कवादिपि उमाता न भवन्ति। देव कृष्ण। उसके बाद लिखते हैं, रुपए की कमी हो तो 6 कट्ठा वासुदेव जो आपके नाम पर है उसे बंधक रखकर काम चलाइएगा। आपका 17 चंद्रहार जो बंधक पड़ा है, जब भगवान कृपा करेंगे तो छूट ही जाएगा। तो सिर्फ श्री बंगत बाबू को मेरा शुभाशीष मिले। अत्र कुशालतम तत्रास्तु। आगे समाचार यह है कि इस बार ठंड के मौसम में मेरा दमा फिर से उखड़ गया है। पूरी रात बैठकर खांसता रहता हूँ। अब भगवान श्री काशी विश्वनाथ किस दिन उठाते हैं कह नहीं सकता। श्रृंगहरि भी जान नहीं छोड़ रही। अब हम लोगों की दवा और क्या होगी? औषध जानवी तौहे वैद्य नारायणो हरि। गंगा जल ही दवा है और भगवान वैद्य है। यह सत्यदेव मेरी खूब सेवा करते हैं। आपकी माँ को वात रोग हो गया है, यह जान, पर अब उपाय ही क्या कर? वृद्धावस्था का कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। बूढ़ी चल भी तो लेती है या नहीं? मैं तो आकर देख भी जाता, पर आने जाने में 30-40 रुपए व्यर्थ में खर्च हो जाएंगे। दूसरी बात कि अब मुझे भी यात्रा में परम कलेश होता है। आप लिखते हैं कि भी काशीवास करना चाहती हैं, लेकिन इस जगह बूढ़ी को बहुत तकलीफ होगी। वे तो खुद अपनी परिचर्या नहीं कर पाएंगी, मेरी सेवा क्या करेंगी? फिर यह भी है कि जब आप लोगों से सुयोग बेटा बहू है ही, फिर घर छोड़कर यहाँ क्यों आएगी? मन चंगा कठौती में गंगा। वहाँ पोता पोती को देखते रहती हैं तो चिरंजीवी पुत्रों को देखने को मिला। मेरा मन भी लालायित रहता, पर अपने वंश में ही है क्या? उनके उपनयन संस्कार तक जीवित रह गया तो आकर अवश्य आशीर्वाद दूंगा। आपके भेजे हुए 30 रुपए मिल गए, उसका च्यवनप्राश खरीद कर खा रहा हूँ। भगवान आपको
पसंद रखे। चिरंजीवी बहू को मेरा शुभाशीष कह दीजिए, वे गृहलक्ष्मी है। आपकी माँ जो उनसे झगड़ती है यह परम पर आपको तो बुद्धि के स्वभाव का राज हुआ है, वह ही है। जीवन भर मुझे दुख देते हैं, सुत कुमाता जायते कवि कुपुत्रो न भवंती। आप उस उक्ति को चरितार्थ कीजिए। पुनः किसी दिन बुद्धि को कुछ हो जाए तो आप लोगों की बदौलत सदगति होगी ही। दिन ऐसा सौभाग्य आए उस दिन की चिंता कर एक लकड़ी मेरी ओर से चढ़ा दीजिएगा। ये आपका, उसके बाद किसी दिन बुद्धि को कुछ हो जाए तो मेरी वजह से, मेरी तरफ से उन लकड़ी पर पिता पर अपना लकड़ी चढ़ा दीजिएगा। इस प्रकार एक कहानी यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि मैथिली भाषा में लिखी हुई हरि मोहन की यह रचना थी। मोमन आप लोग को शायद मिल गया हो। उसके उपरांत देखते हैं, अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। बहरहाल चलिए हम बात करते हैं अब अमूमन सारांश की ओर बढ़ते हैं। प्रख्यात हीरा मोहन झा का जन्म 18 सितंबर 1908 को अष्टमी कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ था। पिता चनांदर झा जगदीशीय मैथिली के सुप्रसिद्ध रचनाकार और विशिष्ट विद्वान थे। वह कुंवर वाजिदपुर वैशाली बिहार के वासी थे। वे कहते हैं कि उन पर सरस्वती की विशेष कृपा थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी गहन मित्रता था, उनकी गहन मित्रता थी। सरस्वती पत्रिका के दिनों में उनके साथ खूब सक्रिय थे। 5 पत्र एक कालजयी कहानी है। हरि मोहन झा के कथा लेखन का उत्कृष्ट नमूना है। मध्यवर्गीय मैथिली नागरिक के 40 वर्षों के दाम्पत्य जीवन की यात्रा में प्रेम की उष्मा और अनुराग किस तरह से शुष्क और निरज हो जाता है, इसके को इस ढंग से लेखांकित करने का काम इस कथा के माध्यम से करते हैं। और इसके साथ साथ मैथिली भाषा में यह चर्चित कथा संग्रह में संकलित किया गया है। उसी वर्षीय कहानी धर्म युग में प्रकाशित होकर भारत में बृहत्तर समुदाय की प्रशंसा हासिल कर चुकी है। कथा पत्र शैली में लिखी हुई यह कहानी 10-10 वर्षों के अंतराल पति के द्वारा अपनी पत्नी को पत्र लिखा गया। कहानी में मध्य वर्ग के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है और इसके साथ साथ जिसमें जीवन के बदलाव के साथ हो रही परेशानियां को बदलते हुए दिखलाने का प्रयत्न करते हैं और साथ ही साथ संबंधों का खोखलापन, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो या बहू बेटों के बीच, नई पीढ़ी की एक तरफ खाई जिसमें माता पिता से बहुत कुछ लेना चाहता है परंतु उसे देना नहीं चाहता। यह खाई का जो विडंबना है वह दंश का इस कथा के माध्यम से हरि मोहन झा जी दिखाते हैं। अब इसमें एक जनरेशन और एक दूसरे जनरेशन का अंतराल की कथा का ताना बाना बुनते हैं। आप लोगों ने एक वापसी कहानी पढ़ा होगा। वापसी कहानी में जिस तरह से जनरेशन गैप है उस तरह से इसमें जनरेशन गैप तो है ही,
साथ साथ संबंध भी इसमें परिवर्तन हो गया। लगभग कुल मिलाकर देखा जाए, सारांश में आप कह सकते हैं कि माता पिता जो अपने कष्टों के द्वारा, क्योंकि आज का जो जनरेशन है सिर्फ स्वयं के बारे में सोचता है, चाहे वह पिता हो, माता हो, भाई हो, बहन हो, यहाँ तक कि खुद की पत्नी हो, पहले स्वयं, उसके बाद अन्य। जो स्वार्थ की भावना है, भारतीय समाज में किस तरह से ये जो कथा लिखा गया था या कथा रचना जब लिखी गई थी, उस समय लगभग आप समझ सकते हैं कि जनरेशन किस तरह से परिवर्तन होने लगा था और जनरेशन में किस तरह से बौद्धिकता आने लगी थी और बौद्धिकता के स्तर पर स्वयं के बारे में सोचना प्रारंभ हो गया था। और सोचने के साथ साथ यह भी था कि एक पिता अपने संपूर्ण भाई बहन सगे संबंधी को किस तरह से कम रुपए और साधन में संपूर्ण संबंधों को एक पिरो कर लेकर आगे बढ़ता है, वही पुत्र या कुपुत्र कह लें, वह पुत्र अपने। और यहां पे एक चीज और दिखाना चाह रहे हैं कि आप प्रेमचंद के भी उपन्यास में गोदान में देखेंगे, जब मेन कैरेक्टर, मेन पात्र होरी का स्थिति जर्जर हो जाता है, तो वहां पे गोबर का भी यही जवाब होता है कि आप ताउम्र कर्ज लेते रहे और सारा कर्ज हम चुकाते रहे क्या, कमाए हम भरते रहे क्या। वही कहीं ना कहीं वह विचारधाराएं यहां पे भी आपको दिखलाई पड़ रहा है। भारतीय समाज में एकल परिवार होने का जो दंश है, इस कथा के माध्यम से, इस पत्र, 5 पत्र के माध्यम से, मैथिली भाषा में लिखी हुई यह कथा के माध्यम से हरि मोहन झा जी दिखाने का प्रयत्न करते हैं। यह मध्य वर्गीय की यथार्थ जीवन चरित्रार्थ के बारे में कहा गया है। चलिए, यहाँ पे कहानी समाप्त हो जाती है। उसके बाद आपको कथा सारांश भी बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और आप किस तरह से लिखने की बात करें। पहले लेखन की बात शैली करते हैं। आप लोगों का प्रश्न था, चलिए प्रश्न पूछ भी लीजिए फिर से एक बार, शायद कुछ और अन्य मन में प्रश्न उठा हो, कुछ मन में और अन्य प्रश्न पूछने की इच्छा है तो जाहिर कर सकते हैं। चलिए जवाब दे देता हूं। पहले एक प्रश्न आया था बीच में कि किस तरह से लिखन शैली का लेखन किया जाए। तो उदाहरण के लिए मान लिया जाए, एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लिया जाए, दीदी कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए। मान लीजिए यह है, एक परीक्षक, एक विद्यार्थी अपनी पुस्तक में किस तरह से उत्तर पुस्तिका में उत्तर देता है। तो दीदी कहानी की कथा वस्तु का विश्लेषण कीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं। तो सबसे बड़ा गलतियां वहां होती है कि आप विश्लेषण करने की बात कहा जा रहा है, न कि कहानी का सारांश लिखने के लिए कहा जा रहा है। अधिकांश गलतियां यही होती। कथा वस्तु का मतलब कि कहानी लिख दीजिए, 5 पेजों में 6 पेजों में कथा लिख दीजिए, ये कैसा उत्तर हुआ। उत्तर का मतलब आप दीदी जो कहानी पढ़े हैं या पढ़ी हैं, उसके अंतर्गत आपका जो मताधिकार है या मौलिक आपके मन में जो विचार आया दीदी कथा वस्तु पढ़ने के बाद, जो रचना पढ़ने के बाद, आप क्या उस बारे में समझते हैं, आप अपनी भाषा में लिखिए। किताबी भाषा का सेवन मत ही कीजिए। आपकी जो मौलिक भाषा होगी उसे कोई भी रचनाकार या कोई भी विद्वान, एग्जामिनर कभी नहीं काट सकता।
और इस प्रकार की दीदी कहानी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो मान ली जाए कि दीदी कहानी के माध्यम से तो रचनाकार ने लिख दिया, लेकिन कहीं भारतीय समाज में उस प्रकार की कहानी का टकराहट हो रहा है क्या? वहां पे अन्य कहानियों का भी तुलना कीजिए कि हाँ, ये प्रेमचंद की कथा में इस प्रकार दिखाया जा रहा है कि जब दीदी बिन ब्याहे गर्भवती राती बच्चे की माँ होती है और माँ ने दीदी बुलाती है उसको, उसका बेटा, और उसका बिन मतलब बाल मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से यह लिखा गया कहानी है। और यह कहीं ना कहीं एक आपकी बंटी जो उपन्यास है उससे मिलता जुलता कथा तो नहीं है। क्या मनोदशा होती है बच्चों पर, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए, तब जाकर एक सशक्त उत्तर मिलता है। आपको आपके नाम से, आपका काबिलियत से नहीं जानता, आपके अक्षर से नहीं जानता हूं। आप एग्जामिनर जो मूल्यांकन करते हैं वह यह देखना चाहता है कि यह कथा तो, यह प्रश्न तो दिया गया है, लेकिन लिखने का शैली क्या है, क्या लिख रहा है विद्यार्थी, क्या लिखना चाहता है। लेकिन वह उत्तर इस प्रकार दीजिए कि मान ली दीदी की कथा वस्तु का विश्लेषण किया जाए तो दीदी के माध्यम से संपूर्ण भारत का जो लिव एंड रिलेशनशिप का दर्शन दिखलाई पड़ता है। आज जो कोर्ट ने भी आपको ऑर्डर दे दिया है कि लिव एंड रिलेशनशिप में रह सकते हैं, तो उसी दौरान उसी तरफ से क्या कहीं ना कहीं उसका संकेत नहीं जाता? क्या जाता है। और वो संवेदनाएं कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान पे आघात तो नहीं कर रहा है, पुरुष प्रधान पर भी आघात कर रहा है कि पुरुष और महिला दोनों भुक्तभोगी हुए, परंतु एक ही भुक्तभोगी क्यों? तो इस प्रकार से जब आप उत्तर देते हैं, तुलना करके देते हैं, तो आपका प्रभाव जनक लगता है। क्योंकि बहुत सारे आप लोग का जब हम असाइनमेंट जांच करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये देखने को मिलता है कि अमूमन क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न का उत्तर देखते हैं, हम बड़ा अचंभव में पड़ जाते हैं, कभी कभी खुश भी होते हैं, दुख भी होता है कि ये बच्चों का हैंडराइटिंग है या फिर फोटोकॉपी किया हुआ है। लेकिन अमूमन बहरहाल इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि क्या करते हैं हम लोग फिर, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि लेखन शैली पर, विशेष अक्षरों पर या आप तुलना करके दें ज्यादा, और खासकर मौलिक रूप में करें तो ज्यादा बेहतर होता है। अमूमन आपका शायद उत्तर मिल गया हो, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर जैसे 10 नंबर का प्रश्न है और उसमें उत्तर डिमांड कर रहा है थोड़ा सा विस्तार देने की, लेकिन हमें लिखना लिमिटेड शब्दों में, क्योंकि ये 50 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे समय सीमा है। तो सर कम 2 शब्दों, घंटे के समय सीमा है, लेकिन हाँ हमारे एडमिट कार्ड में 3 घंटा दिखाया है। कोई बात नहीं, जो प्रश्न पत्र पे समय लिखा होता है वो माना जाता है। सर ऐसा है कि मैं ये पूछ रहा था कि मतलब उसमें कम शब्दों में हम उत्तर को मतलब कंसाइज कैसे कर दें, मतलब कि वो पूरा भी हो जाए और हमें बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़े। जी चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जैसे अभी हमने जवाबी कार्ड या अभी हमने 5 पत्र कथा पाठ किया, उसके दौरान मान लीजिए इसको 500 शब्दों में बयां करना है, कम शब्दों में बयां करना है। तो कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि हरि मोहन झा जी के द्वारा लिखी गई यह रचना 5 पत्र जो मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है, यह रचना उस खोखलेपन को दर्शा रहा है जिसके अंतर्गत संबंधों का अमानवीय मूलता होते जा रही है। एक तरफ जहां एक परिवार का लालन पालन करने के लिए एक व्यक्ति संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हुए, अपनी पत्नी से दूर वियोग में, विरह में जीते हुए अपना घर का लालन पालन और अपने परिवार का पोषण करता है, अब अपनी जिजीविषा से संघर्ष करते हुए भी वह अपने स्वार्थ के बारे में निस्वार्थ भावना से अपने बच्चों का
हर समय काम करता है। वहां पे एक कोटेशन डाल दीजिए किसी कवि का, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, घर के नाम पर तो संबंधों के नाम पर, आप अपने अनुसार नहीं, किसी कवि के अनुसार पर। उसके बाद फिर रखिए कि आज संबंधों का मूल्य परिवर्तन होते चला जा रहा है, जैसे इस कहानी के माध्यम से दिख रहा है। और कहानी के माध्यम से अंत में निष्कर्ष में यह चले जाइए, बस इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना आपको। ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर का सवाल को मुश्किल से अमूमन आप 15 या 20 लाइनों में अमूमन बहुत होता है। क्योंकि जब हम प्रेमचंद की बात करते हैं, गोदान उपन्यास की, तो गोदान उपन्यास आपको अगर कहा जाए कि उसका आप पढ़ने के उपरांत आप अपने मौलिक में कितने शब्दों में उसकी समीक्षा कर सकते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा समीक्षा 1 से 1.5 पेजों में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज काफी है। जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखना है। आपके पास शब्द चयन, शब्द संग्रह का भंडार होना चाहिए। शब्द बार, एक बार और ध्यान रखिएगा कि अपने लेखन शैली में बार बार एक ही शब्द मत प्रयुक्त कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कभी करते हैं कि, कु, कंतु, है, उ, या जो भी लाइन कर रहे हैं, बार बार एक ही शब्द में। जैसे मैंने कहा कि दीदी कहानी की कथा वस्तु का चित्रण करते हुए विस्तृत रूप में चर्चा कीजिए। मान लीजिए प्रश्न यह है, तो इसमें आप जब कहानी लिखते हैं तो आप उस रचना के रचयिता के बारे में ही आप 10 लाइन लिखना प्रारंभ कर देते हैं। उसकी आवश्यकता ही क्या है? कोई आवश्यकता नहीं है। रचनाकार के बारे में लिखिए, भाषा के बारे में लिखिए, कहानी के विषय मूल्य पर आ जाइए। उसके बाद उस जो कहानी में जो उसका मर्मज्ञ है, बस 4 पंक्ति में समाप्त हो जाएगा, 8 पंक्ति में। कहने का आशा यह है मेरा कि 10 नंबर का प्रश्न अमूमन 2.5 पेज से लेकर 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। अमूमन ज्यादा से ज्यादा एक प्रश्न पर 10 से 12 मिनट काफी होगा। लिखने की शैली को, तीव्रता को आप बढ़ाएं। चलिए, और कोई प्रश्न? सर 20 अंक अगर कोई के प्रश्न में जो क्वेश्चन कहानी के शिल्प पर प्रकाश डालिए, तो इसका आंसर क्या होगा? कहानी का शिल्प मतलब ये क्या क्या लिखना होता? देखिए, शिल्प हमने ग्रुप पे पैनी नजर मैं भी रखता हूँ, ग्रुप में क्या हलचल हो रहा है। आप शायद देखे होंगे कि माननीय गुरुदेव शंभू जाल जी, उन्होंने भी इस प्रश्न के बारे में उत्तर दे रखा है। फिर भी मैं बताता हूँ, शिल्प का मतलब उनकी जो भाषा शैली है, भाषा संज्ञान है, इस तरह से वो रचा है, रचा देशज भाषा और शहरी भाषा का समावेश किस प्रकार से किया गया है, उस पर ध्यान देने की बात है। हर एक इंसान का शिल्प अलग होता है। जैसे आपका लेखन शैली अलग होगी, हमारी लेखन शैली अलग होगी, क्योंकि आपकी लाइन जो होगी किताबी भाषा हो सकती है या अमौलिक भी हो सकता है, बस उसमें व्याकरण त्रुटियां काफी होती है। वही होता है शिल्प का बिखराव। और शिल्प का बिखराव जहां उत्पन्न हो गया, वहां पे लेखक या एग्जामिनर क्या करता है, देखता है कि व्याकरण इस लेवल में आकर व्याकरण की त्रुटियां होना बहुत बड़ा नाइंसाफी मानी जाती है। किंतु परंतु है, इस बहुत बड़ा मसला है यह, इस पर आप ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। भाषा, शुद्ध भाषा का चयन करें। जरूरी नहीं है कि साहित्यिक भाषा हो, परंतु जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा में बेबाक भाषा हो, एक लय में हो, एक लयात्मकता की तरह हो। जी सर। और एक जी। है कि कोई कहानी की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए, अगर पूछे तो उसमें क्या आंसर करना है? प्रतीकात्मकता ये सब आप व्यक्तिगत ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ये नॉर्मल सवाल है। लेकिन प्रतीकात्मक रूप का मतलब वो हुआ कि किस रूप में कोई भी कथाकार, आप जितने भी अभी 15 कथा पाठ हम लोगों ने किया,
उसके दौरान आप देखे होंगे कि कोई भी सरल भाषा में प्रयोग नहीं किया है, पूरा का पूरा व्यंग रूप में किया है। तो प्रतीक रूप में क्या होता है, जो प्रतीक यानी मन में उमड़ता है, उपजता है। हमने कहा जैसे बादल, तो बादल में मन में आ गया, बादल देखे, और जो शब्द से आप रूबरू नहीं हुए हैं, उस शब्द को जानेंगे ही नहीं, तो क्या लिखेंगे। तो प्रतीकात्मक रूप मतलब उस कथा का कथा नहीं बता रहा है, प्रतीकात्मक रूप किस बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, कथा का क्या कहना चाह रहा है, कथा के माध्यम से लेखक समाज को किस ओर ले जाना चाहता है, बुद्धिजीवी वर्ग को किस तरफ दिखाने का प्रयत्न कर रहा है वो लेखक, रचनाकार, रचयिता। जी सर, धन्यवाद, समझ आ गया। और कोई प्रश्न हो तो, अन्यथा मैं चाह रहा था कि आप लोग का जो पिछले वर्ष का, गत वर्षों का जो प्रश्न है उसके बारे में चर्चा कर लें, या आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये आजकल इंटरनेट का जमाना है। लेकिन जितने सारे 10 जो कथा हमने वो बताए थे, वो सभी रचनाकारों का, सभी 10 रचनाकारों का, जैसे टोबा टेक सिंह अपने अपने शोक के, दीदी, विद्रोही, चिंता, लड़की जिसकी मैंने हत्या की, टेरिल, प्राणधारा, बह गई, दूजो, कबीर, ये 10 जो कहानी है, उस कहानी के रचयिता, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में आप देख लीजिएगा, 10 के बारे में। हो सकता है 15 के बारे में भी देख लीजिएगा, कारण यह है कि तो व्याख्या के बारे में होगा। 15 कहानियां जो है, बाकी जो 5 कहानियां उसके बारे में भी लेखक का साहित्यिक परिचय। कभी कभी टिप्पणी में पूछ देता है 5 नंबर का प्रश्न में कि अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम का क्या, बहुत लोग समझ नहीं पाते कि अमृता प्रीतम का क्या करना। तो अमृता प्रीतम का साहित्यिक परिचय देना होता है, या कोई भी रचनाकार का जो आपको दिया गया टिप्पणी में। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ एक प्रश्न आया है आपका पिछले गत वर्षों में कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 टिप्पणी लिखे। इसमें दिया हुआ 5 पद कहानी का जीवन दर्शन। अब देखिए 5 पद कहानी का जीवन दर्शन, अब गहराई में घुसना होगा आपको। अब गहराई में कैसे घुसेंगे कि जब खोखलापन और नकलीपन का जब बात आएगा, एक पिता, एक परिवार जो परंपरावादी है, वो चंद पैसों में सब कुछ देख रहा है, निर्वाह कर रहा है। अब एक पुत्र है जो अपना परिवार के साथ लेकर वो आगे बढ़ जाता है, अपने घर वालों के बारे में चिंता नहीं करता है। ये जीवन दर्शन नहीं है तो क्या है, ये सच्चाई नहीं है तो क्या है। इसमें मुख्य जो पात्र है वो पछतावा भी करते हैं कि मैंने दहेज लिया था 1500 रुपए, उसका कहीं प्रतिभोग तो नहीं है। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो अमूमन निसंकोच अपनी भाषा में अगर देते हैं अपनी भाषा, तो निसंकोच आपका उत्तर बहुत प्रागढ़ होगा, प्रौढ़ होगा, सुदृढ़ होगा, संकल्पित होगा। और उसके बाद है दूजो कहानी की मूल संवेदना। दूजो कबीर जो है कहानी का मूल संवेदना। मूल संवेदना का अर्थ क्या समझते हैं आप? कोई जवाब दे सकते हैं आप लोगों से? मूल संवेदना का मतलब क्या हुआ? चलिए, बहरहाल तो मूल संवेदना का मतलब कहानी का जो कबीर जी का जो बेबाक अंदाज है, चाहे रंक हो या राजा हो, उनके सामने किस तरह से बेबाकी अंदाज में, निधड़क, बिना डरे, बिना समय, बेबाक अंदाज में बातों को रखते हैं। और खासकर कारीगरी तो एक क्या था, एक बहाना था, सिर्फ एक उपमान था। मुद्दा क्या था कि समाज के समक्ष एक जो सच्चाई से हमेशा लड़ता है, जूझता है, संघर्ष करता है, अब फटेहाल रहता है, उसके बावजूद भी किसी से बिल्कुल भी निधड़क, उसे कतई भी डर नहीं लगता, और आराम से वह बातों को, चाहे राजा हो, महाराजा हो, रंक हो, उसके सामने अपनी बात एकदम बेबाक अंदाज में करता है। यह उसकी मूल संवेदनाओं का एक नमूना है। उसके बाद कालीपट्टनम
रामाराव, कालीपट्टनम रामाराव रचनाकार के बारे में या पात्र के बारे में जो चित्रण के बारे में किया गया है, जो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक और प्रश्न है, हाँ, कोकनी के कहानी संसार पर प्रकाश डालते हुए मीना कांकोडर के योगदान की चर्चा कीजिए। अब कोकनी कहानी के कहानी संसार, अब कोकनी कहानी किसकी है? ओले चुंगनर मेरे ना, उसका यानी मीना कांकोडर का है। और मीना कांकोडर का यानी कि वह बांझ है। अब बांझ का जो दर्द है उसका, उसके बारे में आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा। उसके बाद कुछ और प्रश्न है जो बता देता हूं जल्दी जल्दी, समय समाप्त हो गया है। तेलुगु के प्रगतिशील आंदोलन में कालीपट्टनम रामाराव के योगदान की चर्चा करते हुए प्राणधारा कहानी की संवेदना पर विचार कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और बेघई कहानी की प्रतीकात्मकता पर प्रकाश डालिए, जो अभी प्रतीकात्मकता जो हमारे में चर्चा किए थे। उसके बाद बाल मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से ओडरे चुरंग मेरे कहानी पर विचार कीजिए। अब विचार करना है आपको, यह नहीं कि कथा लिखना, विचार करना है कि समाज में किस तरह का प्रावधान चल रहा है। बांझपन पे औरत का जो कोख होता है सूखा रहता है, बालहीन रहती है, किस तरह से समाज उनको तीखा व्यंग करते हैं या करती हैं, उसके बारे में आपको विचार करना है, आपको लिखना है, कथा नहीं लिखना है। उसके बाद अब एक और आ गया कि 5 पत्र कहानी का जीवन दर्शन समझाइए, वही जो आपको मैंने अभी चर्चा किया था इस बारे में। इस तरह से देख लीजिएगा। और एक दो और कहानी के बारे में, प्रश्न के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद एक और है कि प्राणधारा कहानी के कथानक की विशेषता पर प्रकाश डालिए। और एक अविस्मरणीय यात्रा कहानी के आधार पर आतंकवाद के दुष्प्रभावों की चर्चा कीजिए। उसके उपरांत है 5 कहानी का जीवन दर्शन उद्घाटित कीजिए। उसके बाद एक और 2 प्रश्न ले लेते हैं। हाँ, इसमें यह है कि आतंकवाद की भयावह समस्या के संदर्भ में एक अविस्मरणीय यात्रा के महत्व पर विचार कीजिए। और अपना अपना कर्ज, समूची मानवता के दर्द की कहानी स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से कहानी का आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा मिलकर जुलकर आप लोग से। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप लोग सभी को शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सभी को। नमस्कार।